प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। भाई का नाम संजय और उसकी बहन का नाम देवकी था। वे दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। संजय की उम्र अभी 9 साल की थी और उसकी बहन की उम्र 6 साल की थी। संजय गांव में छोटे मोटे काम करके अपने घर का खर्च चलाता था और साथ में अपनी छोटी बहन को भी पढ़ा रहा था। एक दिन उसकी बहन देवकी ने घर आकर बताया, भैया स्कूल मास्टर कह रहे थे कि आपने अभी तक फीस नहीं भरी और अगर 1-2 दिन के अंदर फीस नहीं भरी गई तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। संजय ने उसकी बात सुनकर कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। यह कहकर संजय काम की तलाश में निकल गया। कड़ी धूप में वह गांव के सरपंच के पास गया और जाकर उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे आप काम के बदले में कुछ खाना दे देना। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा अगर तुम्हें खाना ही चाहिए था तो तुम मुझे वैसे ही बता देते, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। भूखे पेट तुम काम कैसे करोगे? संजय ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मैं काम के बदले में ही खाना खाऊंगा। सरपंच को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि यह लड़का बचपन में ही इतना स्वाभिमानी है। उसके बाद सरपंच ने उसको कहा, बाहर खेत में गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं, तुम उनको उठाकर अंदर गोदाम में रख दो। सरपंच की बात सुनकर संजय खेत की तरफ चला गया और बोरियां उठाकर गोदाम में रखने लगा। उसको काम करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और मेहनत से अपना काम करते रहता है। काम खत्म करने के बाद संजय सरपंच के पास पहुंचा और उससे कहा, मालिक मैंने सारी बोरियां गोदाम में रख दी हैं, अब मुझे कृपा करके कुछ खाना दे दीजिए। तभी सरपंच का नौकर अंदर आया और सरपंच से बोला, मालिक गोदाम के अंदर 19 बोरियां ही हैं, लेकिन बाहर खेत में 20 बोरियां रखी हुई थी। लगता है इस लड़के ने एक बोरी किसी को बेच दी है। सरपंच की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपने नौकर से कहा, इसको बाहर ले जाओ और उसकी पिटाई करो। संजय सरपंच की बात सुनकर डर गया और बोला, मालिक मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने तो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से किया है। लेकिन सरपंच को उसके ऊपर दया नहीं आई। सरपंच के नौकर संजय को बाहर ले गए और उसे डंडे से बहुत मारा और उसके बाद उसे वहां से भगा दिया। संजय के हाथ पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वह चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। वो सोचने लगा, हे भगवान, मैं तो भूखा रह सकता हूँ लेकिन मेरी छोटी बहन कैसे भूखी रहेगी? तभी संजय के पास एक आदमी आया और उसने उसके रोने का कारण पूछा और उसने कहा, बेटा तुम इस तरह अकेले क्यों बैठे हो और क्यों रो रहे हो? संजय ने सारी बात उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को संजय पर दया आ गई। उसने संजय से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन के लिए खाना दे देता हूँ। वह व्यक्ति गया और उसने संजय को खाना लाकर दे दिया। संजय खाना लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे ही संजय घर पहुंचा तो देवकी उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, भैया आपने बहुत देर कर दी। तब संजय ने कहा, बहन खाना लाने में थोड़ी देर हो गई, चलो आओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। दोनों भाई बहन खाना खाकर सो गए। अगले दिन संजय अपनी बहन को लेकर स्कूल की तरफ चल दिया। उसने देवकी को स्कूल में भेजा और खुद मास्टर जी से मिलने चला गया। संजय को देखकर मास्टर जी ने कहा, संजय 1 महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक तुमने अपनी बहन की फीस नहीं भरी। संजय ने उनकी बात सुनकर कहा, मास्टर जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर आप जो भी काम कहोगे मैं कर दूंगा। मास्टर जी ने कुछ देर सोचा और फिर उससे कहा, अच्छा तुम एक काम करो, बाहर जाकर स्कूल की सारी सफाई कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी बहन की फीस माफ कर दूंगा। संजय बाहर जाकर स्कूल की सफाई करने लगा। सफाई करते करते उसको दोपहर हो गई और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। देवकी बाहर आकर संजय को देखती है तो उससे पूछती है, भैया आप घर पर नहीं गए? संजय ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर संजय उसको लेकर घर की तरफ चला गया। इसी तरह से कुछ साल बीत गए और अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए। फिर एक दिन संजय घर पर आता है और देवकी को पुकारता है और कहता है, बहन देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। देवकी ने कपड़ों को देखकर कहा, भाई तुम फटे हुए कपड़े पहनते हो और मेरे लिए नए कपड़े लेकर आए हो, अपने लिए भी तो ले आते। संजय ने कहा, यह सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बस थोड़े से पैसे जोड़ लूं फिर मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। यह कहकर संजय काम पर चला गया। संजय अपने सेठ के घर गया। सेठ ने उसको देखकर पूछा,
कहो संजय, कैसा आना हुआ? संजय बोला, सेठ जी, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है। अगर आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दोगे तो मैं अपनी बहन की शादी जल्दी कर पाऊंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, संजय, मैं तुम्हारी तनख्वाह तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम रात को खेतों में काम करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। संजय ने सेठ की बात सुनकर कहा, ठीक है मालिक, मैं आज से ही रात को काम करूंगा। फिर इसके बाद संजय खेत में चला गया और काम करने लगा। इस तरह संजय को काम करते करते रात हो गई। उसके साथ वाले मजदूरों ने उससे कहा, संजय, अब तो बहुत रात हो गई, क्या आज घर नहीं जाओगे? संजय बोला, नहीं भाई, आज से मैं रात को भी काम करूंगा, इसलिए अब तुम जाओ। उधर देवकी संजय का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी, आज तो भैया को बहुत देर हो गई, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं फंस गए। वह संजय को देखने के लिए खेत की तरफ चल पड़ी। खेत के पास पहुंचकर उसने देखा संजय अकेला खेतों में काम कर रहा है। उसने संजय से पूछा, भैया, आप अभी तक काम क्यों कर रहे हो? क्या आज घर नहीं आना? संजय उसकी बात सुनकर बोला, बहन, आज से मैं रात को भी काम करूंगा, इसलिए तुम घर जाओ और खाना खाकर सो जाओ, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर देवकी ने हैरानी से कहा, भैया, आपको रात में काम करने की क्या जरूरत है? संजय उसकी बात सुनकर बोला, बहन, अगर रात में काम नहीं करूंगा तो तेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? यह बात सुनकर देवकी वहां से दुखी होकर चली जाती है। इस तरह कुछ घंटे और बीत जाते हैं और संजय का सारा काम खत्म हो जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद संजय घर की तरफ चला गया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और इस तरह संजय ने दिन रात मेहनत करके अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में कर दी। एक दिन सेठ ने उसको बुलाकर कहा, बेटा, तुमने अपनी बहन की शादी तो कर दी, अब अपने बारे में भी कुछ सोचो और खुद भी शादी कर लो। संजय ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक, मैं तो मजबूरी में कई दिन भूखा रह सकता हूँ, पर जिससे शादी करूंगा उसे भूखा कैसे रखूंगा? और वैसे भी मेरे पास खुद का घर भी नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। यह बोलकर वह खेत में काम करने के लिए चला गया। संजय को दिन रात काम करने के कारण काफी कमजोरी आ गई थी। एक दिन वह खेत में काम करते करते कमजोरी के कारण बेहोश हो गया। उसको इस तरह देखकर एक दूसरे मजदूर ने उसे उठाया और उससे कहा, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए अब तुम खेतों में काम मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर अब ठीक से काम नहीं करते हैं और न ही चलते हैं। तभी वहां पर सेठ आ गया। सेठ को देखकर, सामने देखकर उससे दूसरे मजदूर ने संजय की हालत के बारे में उसे बताया। सेठ ने संजय को कहा, बेटा, बुरा मत मानना, मुझे खेत में काम करने के लिए स्वस्थ आदमी की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर को जरूर बुला सकता हूँ। संजय ने सेठ की बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस मेरा एक काम करवा दीजिए, मेरी बहन तक ये संदेश भिजवा दीजिए कि उसका भाई बहुत बीमार है और उससे मिलना चाहता है। सेठ ने नौकर को बुलवाकर संजय का संदेश उसकी बहन तक पहुंचाने के लिए कहा। नौकर ने जाकर संजय की बहन से कहा, देवकी, तुम्हारा भाई बहुत बीमार है और वह तुमसे मिलना चाहता है। उसकी बात सुनकर देवकी ने कहा, मुझे घर में बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। उसका इस तरह से रूखा सा जवाब सुनकर नौकर वापस गांव चला गया। नौकर ने घर जाकर संजय से कहा, संजय, मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारा संदेश दिया था, लेकिन उसने आने से साफ मना कर दिया। संजय उसकी बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर भी वह बोला, हो सकता है मेरी बहन को जरूरी काम हो। संजय ऊपरी मन से तो यह बात कह रहा था, लेकिन अंदर से यह बात सुनकर वह बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि अब उसके आगे पीछे कोई भी सहारा नहीं है। कुछ सालों के बाद देवकी के घर संतान जन्म लेती है और इस मौके पर उसके घर में एक बहुत बड़ा समारोह होता है। वह अपने भाई को उसके बारे में बताती तक नहीं है। अगले दिन संजय कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में सेठ का नौकर उसे मिला। नौकर ने संजय को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी बहन के घर होना चाहिए था। संजय उसकी बात सुनकर बोला, क्या मुझे अपनी बहन के घर क्यों होना चाहिए था? मैं भला वहां क्यों जाऊंगा? आज कुछ खास बात है क्या? तब नौकर ने संजय को बताया कि तुम्हारी बहन के घर बेटा हुआ है, जिसके कारण आज उनके घर में बहुत बड़ा समारोह है। संजय उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी खुशी की बात और उसकी बहन ने उसे बुलाया तक नहीं। फिर उसने नौकर से पूछा, हो सकता है इतने लोगों की भीड़ में मेरी बहन मुझे बुलाना भूल गई हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा, इसलिए मैं अपनी बहन और भांजे के लिए नए कपड़े लेकर जाऊंगा। इस तरह से मुझे अचानक देखकर मेरी बहन बहुत खुश होगी। संजय अपने पड़ोसियों से पैसे उधार लेकर अपनी बहन और भांजे के लिए उपहार लेकर जाता है। अपनी बहन के घर के दरवाजे में पहुंचकर उसने अपनी बहन को आवाज लगाई। बदले में घर के दरवाजे पर एक नौकरानी आती है
और उसको भिखारी समझ लेती है और उससे कहती है, क्या हुआ भैया, आपको खाना चाहिए क्या? संजय उसकी बात सुनकर बोला, नहीं बहन जी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अपनी बहन देवकी से मिलने आया हूँ। नौकरानी देवकी को बुलाने अंदर चली गई। संजय सोच रहा था मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश होगी, उसको बहुत भूख भी लग रही थी। वह सोच रहा था कि बहन के घर से खाना खाकर ही जाऊंगा। नौकरानी ने अंदर जाकर देवकी से कहा, बाहर फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी आया है और वह बोल रहा है मैं अपनी बहन देवकी से मिलने आया हूँ। देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने उसको अंदर तो नहीं बुलाया? फिर वह नौकरानी को वहीं छोड़कर बाहर चली गई। संजय ने अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, बहन तुम यहाँ खुश हो ना? यह तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? देवकी ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर कहा, भैया आपको तो कोई हैसियत नहीं है, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखते। आप अपने कपड़ों को देखो, बिल्कुल भिखारी लग रहे हो। संजय उसकी बात सुनकर अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। वह बोला, बहन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी ऐसी हालत बीमारी की वजह से हो गई है। अब अगर मैं अपनी आखिरी समय में तुमसे मिलने आ गया तो मैंने कुछ गलत किया क्या? देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। संजय उसकी बात सुनकर बोला, बहन अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे दे दोगी क्या? देवकी सोचने लगी, ये भिखारी कहीं पैसे न मांग ले। फिर वह बोली, देखो संजय, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। संजय उसकी बात सुनकर बोला, नहीं नहीं बहन, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। संजय देवकी के घर के पीछे जाकर सो गया, क्योंकि कमजोरी होने के कारण वह काफी थक गया था। सुबह से शाम हो गई, अब संजय को बहुत भूख लग रही थी। वह मजबूरी में भी फिर अपनी बहन के घर गया और देवकी को बुलाने लगा। नौकरानी ने जब उसे देखा तो देवकी से जाकर कहा, वह भिखारी फिर से आ गया है, तुम्हें बुला रहा है। देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, उस भिखारी को डंडे से मारकर भगा दो। नौकरानी उसकी बात सुनकर बोली, मालकिन आप एक बार उसकी बात सुन तो लो कि वह क्या कहना चाहता है। देवकी उसकी बात सुनकर बाहर चली गई और जाकर उससे पूछा, अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? संजय उसकी बात सुनकर बोला, बहन मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तुम मुझे थोड़ा सा खाना ही दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। देवकी संजय को एक कमरे में ले गई और बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेकिन तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। संजय बोला, हाँ बहन, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। देवकी बाहर से दरवाजा बंद करके चली गई और अपने बेटे के समारोह में मगन हो गई। वह अपने भाई को पूरी तरह से भूल गई और यहाँ संजय भूख से तड़प रहा था। उसने भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी नौकरा ने दरवाजा खोला और संजय चुपचाप वहां से चला गया और चलते चलते कमजोरी के कारण गिर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन उसे होश आया तो उसने देखा वह एक जंगल में है। तभी उसे वहां एक महात्मा बैठे हुए नजर आए। महात्मा ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? संजय अपनी सारी बात महात्मा को बताता है और फिर रोते हुए पूछता है, गुरुजी, क्या नेकी करना बहुत बुरी बात है? मैंने तो अपना सारा बचपन अपनी बहन की सेवा में लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे क्या मिला? क्या मैंने कुछ गलत किया था? महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई। महात्मा ने उससे कहा, बेटा तुमने अपनी तरफ से तो नेकी का काम किया, लेकिन बदले में अगर कोई बुरा करता है तो तुम्हें उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने नेकी के रास्ते पे ही चलना चाहिए। क्योंकि नेकी के रास्ते पर चलने वाले को शुरू में कुछ परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन अंत में परमात्मा उसका भला ही करता है। फिर उसके बाद परमात्मा ने उसे खाने के लिए एक टोकरी में कुछ फल दिए और कहा, रास्ते में इसे खा लेना। संजय महात्मा का धन्यवाद देकर वहां से चल दिया। संजय घर पहुंचा और जब वह फल खाने लगा तो उसने देखा कि टोकरी में फलों के नीचे हीरे मोती पड़े हुए थे। संजय इतने सारे कीमती पत्थर देखकर हैरान रह गया और वह सोचने लगा कि महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं थे, वे जरूर कोई भगवान का रूप थे। उसने मन ही मन महात्मा का धन्यवाद किया और कुछ ही दिनों के अंदर संजय नगर का सबसे धनवान आदमी बन गया। उसे अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह गरीब और जरूरतमंदों लोगों की मदद करता रहता और उनको कोई भी परेशानी नहीं होती तो वह उनको दूर करता। और उधर एक दिन देवकी का बेटा बहुत बीमार हो गया, उसकी इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। वह बहुत परेशान रहने लगी। तभी एक दिन नौकरानी ने उससे कहा, मालकिन मैंने सुना है आपका भाई बहुत धनवान हो गया है, अगर आप अपने बेटे को लेकर उसके पास जाएंगी तो वह आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं आता और आप तो उनकी बहन है। देवकी उसकी बात सुनकर बोली, अब मैं उनके पास किस मुंह से जाऊं? जब उनका बुरा वक्त था तो मैंने उनको इतना अपमानित करके घर से निकाला था कि वह अब भला मेरी मदद क्यों करेंगे? देवकी की बात सुनकर नौकरानी बोली, मालकिन आपका बड़ा भाई ही दयालु है। आप एक दिन
एक बार उसके पास जाकर तो देखो। तब देवकी अपने भाई के घर मदद मांगने के लिए चली गई और संजय से कहा, भैया मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? संजय बोला, बहन तुम्हें यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे बताओ कि क्या हुआ है मेरे भांजे को। उसका पूरा इलाज मैं करवाऊंगा, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं। अपने भाई की बात सुनकर देवकी को बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन संजय ने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया और उसे घर के अंदर ले गया और उसकी बहुत सेवा की। उसने देवकी के बेटे के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे भी दिए और साथ में एक चिट्ठी भी दी। चिट्ठी को देकर देवकी ने कहा, भैया ये क्या है? संजय बोला, बहन यह एक चिट्ठी है जिसे तुम घर जाकर पढ़ना। देवकी घर जाकर चिट्ठी को पढ़ती है। चिट्ठी में लिखा था, बहन इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, और शायद पैसे के घमंड में तुम मुझे भूल गई। मैंने बचपन में भूख रहा रहकर तुम्हें खिलाया, मैंने पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन पैसे न मिलने के बावजूद तुम्हें पढ़ाया लिखाया। 9 साल की उम्र में ही मैंने मेहनत करके यह सब कुछ किया, और तुमने मुझे मेरे बुरे वक्त में मुझे 2 रोटियां तक नहीं दी। चिट्ठी पढ़कर देवकी बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। उसकी आंखों में भाई का बचपन नजर आने लगा। दोस्तों, इस सुंदर कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे। परमात्मा हमें हमारी नेकी का फल जरूर देता है। हमें बिना किसी बात की परवाह किए अपने रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।